अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सबसे पहले आप तमाम हजरात ये बताइए, हमारी ऑडियो और वीडियो आपको क्लियर मिल रही है? अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक मर्तबा आप लोग यस यस लिखिएगा। और आज के इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2024 के पीवाईक्यू सीरीज में पेपर 2 का लैंग्वेज 2 यानी 121 से लेकर 150 तक के सवालात को हल करेंगे और ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, पेडागोजी को देखेंगे। तो आज का ये सेशन भी काफी अहम होने वाला है। बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं इस शेर से कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। चलिए शुरू करते हैं। सभी का मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अहम वीडियो में। चलिए देखते हैं। अब जो है दिसंबर 2024 में पेपर 1 का भी पूरा हो गया है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। हिंदी का भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 हो गया है। दिसंबर 2024 में पेपर 2 का लैंग्वेज 1 हो गया, लैंग्वेज 2 आज हो जाएगा। इसका सिर्फ हिंदी रह जाएगा, वो भी अगले वीडियो में करा देंगे। तो अब इसका मसला हमारा हल हो जाएगा, है ना जी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हिदायत है। हिदायत में दिया गया है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है वो दोस्तों कहां से कहां तक है? 121 से लेकर 128 यानी कुल 8 सवालात इससे पूछे जाएंगे। पैराग्राफ बहुत छोटा है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ग्रामर का पूछ लिया गया है। तकरीब की जमा, तकरीबातें, तकरीबाताएं, तकरीबातानियात और तकरीबात। तो तकरीब की जमा क्या होती है दोस्तों? तो तकरीबात। क्या होती है? तकरीबात। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुसन्निफा की बचपन से क्या देखने की आरजू थी? मुसन्निफा की बचपन से क्या देखने की आरजू? आरजू लफ्ज देखिए कहां पर है। तो हैदराबाद भी उन मकामात में से है जिनको देखने की बचपन से आरजू थी। तो किसको देखने की आरजू थी बचपन से? हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को। तो यही क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा गया है कि मुसन्निफा को बचपन से क्या देखने की आरजू थी? इलाहाबाद देखने की, औरंगाबाद देखने की, शिमला देखने की और हैदराबाद देखने की। तो क्या हो जाएगा आपका? हैदराबाद देखने की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला, जिंदगी का मुतजाद है मौत और ममात और मरना और हयात। नहीं कहते हैं जिंदगी, जिंदगी का ऑपोजिट क्या होगा? तो मौत होगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ग्रामर से पूछ लिया गया। मुसन्निफा ने वहां किन चीजों को देखने के काबिल बताया? क्या है? काबिल बताया। किन चीजों को देखने के काबिल बताया? अब इसको पैराग्राफ में देखिए कि काबिल बताया लफ्ज कहां पर आया है। हैदराबाद भी उन मकामात में से है जिनको देखने की बचपन से आरजू थी। एक गर्मी हमने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया, हैदराबाद और उसके आसपास के सारे इलाके की खूब सैर की। इतना ही नहीं, हर तबके की जिंदगी, तकरीबात और रहन सहन देखा। यहां के लोगों के खुलूस और अदब नवाजी से मुतासिर हुई। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कई बार जाकर देखी। हैदराबाद के आसपास के सारे सागर देखे। वहां की मसाजिद और इमाम बाड़े भी देखने के काबिल हैं। क्या है भाई? देखने के काबिल हैं। क्या देखने के काबिल हैं? वहां की मसाजिद और इमाम बाड़े। वहां की मसाजिद और इमाम बाड़े, यही ना लफ्ज है। तो अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मुसन्निफा ने
वहां किन चीजों को देखने के काबिल बताया है? मसाजिद और इमाम बाड़े, चार मीनार और गोलकुंडा का किला, सालार जंग म्यूजियम और उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद के सागर और दूसरी इमारतें। तो आपको इसमें यह है कि मसाजिद और इमाम बाड़े है ना, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा 124 नंबर क्वेश्चन का। जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हैदराबाद मुसन्निफा ने कब देखने का प्रोग्राम बनाया? गर्मी, छुट्टियों में, बरसात में और सर्दी में। कब देखने का प्रोग्राम बनाया? तो आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, क्या कहा गया है? हैदराबाद भी उन मकामात में से है जिनको देखने की बचपन से आरजू थी। एक गर्मी हमने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। तो प्रोग्राम कब बनाया? गर्मी में। कब बनाया? गर्मी में। तो यही क्वेश्चन आपसे यहां पूछा गया है कि हैदराबाद मुसन्निफा ने कब देखने का प्रोग्राम बनाया? तो गर्मी। कब होगा? गर्मी। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 126 में, मुसन्निफा ने आसपास के इलाके की सैर के बाद वहां और क्या क्या देखा? सैर के बाद वहां और क्या क्या देखा? वहां के तालीमी इदारे देखे, वहां की तारीखी इमारतें देखी, वहां के समंदर देखे, हर तबके की जिंदगी, तकरीबात और रहन सहन देखा। क्या कहा जा रहा है? सैर के बाद वहां क्या क्या देखा? तो यही लफ्ज यहां पर आपको मिल जाएगा कि सैर के बाद वहां क्या क्या देखा। देखिए आपको मिल जाएगा। देखिए हैदराबाद भी उन मकामात में से है जिनको देखने के बचपन से आरजू थी। एक गर्मी हमने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। हैदराबाद और उसके आसपास के सारे इलाके की खूब सैर की। इतना ही नहीं, हर तबके की जिंदगी की तकरीबात, रहन सहन देखा। क्या देखा? तो देखिए सैर करने के बाद क्या किया कि हर तबके की जिंदगी, तकरीबात और रहन सहन देखा। यही ना क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो आपको यही पूछा गया है कि क्या पूछा गया है कि मुसन्निफा ने आसपास के इलाके की सैर के बाद वहां और क्या देखा? तो वहां के तालीमी इदारे देखे? नहीं। वहां की तारीखी इमारतें देखी? नहीं। वहां के समंदर देखे? नहीं। हर तबके की जिंदगी, तकरीबात और रहन सहन देखा। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। एक बार जो लोग जी चलिए आज जो है ना जी अगला देखते हैं 127 नंबर में, नौबत पहाड़ से क्या नजर आता है? सारा शहर नजर आता है, इमाम बाड़ा नजर आता है, मसाजिद नजर आती है, चार मीनार नजर आता है। कौन सा पहाड़? नौबत पहाड़। तो आप यहां पे देखेंगे पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। यहां देखिए सबसे नीचे में है ये, हैदराबाद के आसपास के सारे सागर देखे, वहां की मसाजिद और इमाम बाड़े भी देखे, देखने के काबिल है। नौबत पहाड़ से सारा शहर नजर आता है। नौबत पहाड़ से क्या आता है? सारा शहर नजर आता है। क्या आता है? सारा शहर नजर आता है। तो अब आपको इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर कि नौबत पहाड़ से क्या नजर आता है? तो आपका सारा शहर नजर आता है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 128 में। 128 में है, मुसन्नफा हैदराबाद के लोगों की किस चीज से मुतासिर हुई? क्या लफ्ज है? मुतासिर हुई। ऑप्शन ए में है, लोगों के खुलूस और अदब व नवाजी से मुतासिर हुई, लोगों की खुश मजाजी से मुतासिर हुई, वहां के लोगों की मेहमान नवाजी से मुतासिर हुई, लोगों के अखलाक व आदात से मुतासिर हुई। तो मुतासिर हुई लफ्ज कहां पर है ये आपको देखना है जी, यही पूछा गया है आपको। हैदराबाद भी उन मकामात में से है जिनको देखने के बचपन से आरजू थी। एक गर्मी हमने वहां जाने का प्रोग्राम बनाया। हैदराबाद और उसके आसपास के सारे इलाके की खूब सैर की। इतना ही नहीं, हर तबके की जिंदगी, तकरीबात और रहन सहन देखा। क्या देखा? हर तबके की जिंदगी, तकरीबात, रहन सहन देखा। यहां के लोगों के खुलूस और अदब नवाजी से मुतासिर हुई।
क्या चीज से मुतासिर हुई? खुलूस और अदब नवाजी, खुलूस और अदब नवाजी। तो यही क्वेश्चन आपको यहां पे पूछा गया है कि जे मुसन्निफा हैदराबाद के लोगों की किस चीज से मुतासिर हुई? लोगों के खुलूस और अदब नवाजी से मुतासिर हुई। तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चूंकि आपने देखा इस पैराग्राफ के अंदर कि 121 से लेकर 128 तक के सवालात पूछे गए। टोटल 8 सवालों में आपने देखा कि 6 सवाल पैराग्राफ से, 2 सवाल ग्रामर से पूछे गए हैं। तो इस 8 में 8 आपका सही होना चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत प्रैक्टिस मैंने आपको कराई है। अब अगला है कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अब ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में भी आपको क्या करना है? पढ़ना है और उसके बाद उसका आंसर को पता करना है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मुसन्निफा के सर के पीछे हिस्से पर कौन सी चीज आकर लगी? सर के पीछे के हिस्से पर कौन सी चीज आकर लगी? कौन सी चीज आकर लगी? तो देखते हैं जी। बुध पूर्णिमा की रात को हम लहुत्से की बर्फीली पर्वतों वाली सीधी ढलान पर खीमा अंदाज थे। उस कैंप में मेरे अलावा 10 अफराद और थे। 12:30 बजे का अमल होगा कि अचानक कोई भारी शय बड़े जोर से मेरे सर के पीछे हिस्से पर आ गई। क्या हुआ मेरे भाई? मेरे सर के पीछे हिस्से पर क्या आ गई? अचानक कोई भारी शय, शय का मतलब चीज है ना। तो अब आपको यही क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि मुसन्निफा के सर के पीछे के हिस्से पर कौन सी चीज आकर जे लग गई? कोई उड़ती हुई चिड़िया, कोई बर्फ का छोटा तूदा, कोई हल्की चीज, कोई भारी चीज। तो उसमें था कोई भारी शय था ना, तो शय मतलब चीज ही होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपके स्क्रीन पर पूछा जा रहा है कि मुसन्निफा ने क्या महसूस किया? किसी भारी शय के नीचे दबी चली जा रही हो, बहुत ही खतरा महसूस किया, जैसे कोई सर पर चोट मार रहा हो, बहुत ही डर खौफ महसूस किया। मुसन्निफा ने क्या महसूस किया? महसूस किया हुआ लफ्ज देखिएगा कहां पर है। बुध पूर्णिमा की रात को हम लहुत्से की बर्फीली पर्वतों वाली सीधी ढलान पर खीमा अंदाज थे। उस कैंप में मेरे अलावा 10 अफराद और थे। 12:30 बजे का अमल होगा कि अचानक कोई भारी शय बड़े जोर से मेरे सर के पीछे हिस्से पर आ गई, जिसने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया और उसके साथ ही बड़ा भयानक धमाका हुआ। मैंने महसूस किया, देखिए महसूस किया हुआ लफ्ज है, मैंने महसूस किया कि मैं किसी भारी शय के नीचे दबी चली जा रही हूं। क्या महसूस किया? किसी भारी शय के नीचे दबी चली जा रही हूं, है ना, यही लफ्ज है। तो अब आपको यही पूछा गया है कि मुसन्निफा ने क्या महसूस किया? किसी भारी शय के नीचे दबी चली जा रही हूं। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, कौन सी रात को मुसन्निफा लहुत्से की बर्फीली पर्वतों वाली सीधी ढलान पर खीमा अंदाज थी? अंधेरी रात, चांदनी रात, बरसात की रात और बुध पूर्णिमा की रात। तो सबसे पहले ही है कि बुध पूर्णिमा की रात में ये था, है ना, तो इसलिए इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुश्किल का मुतजाद है। ऑप्शन ए सादा, ऑप्शन बी कठिन, ऑप्शन सी सलेस और ऑप्शन नंबर डी में है आसान। तो मुश्किल का ऑपोजिट क्या होगा? आसानी होगा ना। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फर्द की जमा है अफरादें, अफरादियों, अफराद नाए और अफराद। तो फर्द की जमा है अफराद, फर्द की जमा
अफराद। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुसन्निफा के साथ कैंप में कितने अफराद थे? 10 अफराद, 20 अफराद, 15 अफराद और 5 अफराद। यानी कहा जा रहा है कि इनके साथ कैंप में कितने अफराद थे, तो आपको मिल जाएगा। यहां देखिए, बुध पूर्णिमा की रात को हम लहुत्से की बर्फीली पर्वतों वाली सीधी ढलान पर खीमा अंदाज थे। उस कैंप में मेरे अलावा 10 अफराद थे। मेरे अलावा 10 अफराद थे, है ना, 10 लिखा हुआ है। तो अब आपको यही क्वेश्चन पूछा गया है कि मुसन्निफा के साथ कैंप में कितने अफराद थे? तो 10 अफराद। कितने थे? 10। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, मुसन्निफा को क्या नहीं ले पा रही थी? बमुश्किल चल नहीं पा रही थी, वो बोल नहीं पा रही थी, वो कुछ देख नहीं पा रही थी, बमुश्किल सांस नहीं पा रही थी। मुसन्निफा को क्या नहीं ले पा रही थी? तो देखेंगे इसके अंदर, ये सबसे आखिरी क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का, क्या नहीं ले पा रही थी, आपको मिल जाएगा। देखिए, बुध पूर्णिमा की रात को हम लहुत्से की बर्फीली पर्वतों वाली सीधी ढलान पर खीमा अंदाज थी। उस कैंप में मेरे अलावा 10 अफराद और थे। 12:30 बजे का अमल होगा कि अचानक कोई भारी शय बड़े जोर से मेरे सर के पीछे हिस्से पर आ गई, जिसने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया, और उसके साथ ही बड़ा भयानक धमाका हुआ। मैंने महसूस किया कि मैं किसी भारी शय के नीचे दबी चली जा रही हूं। वो शय मुझे कुचले दे रही है। मैं बमुश्किल सांस ले पा रही हूं। क्या लिखा हुआ है? ले पा रही हूं। तो मैं बमुश्किल सांस ले पा रही हूं, मैं बमुश्किल सांस ले पा रही हूं, यही लफ्ज है। तो अब आपको इस क्वेश्चन का पूछा जा रहा है कि मुसन्निफा को क्या नहीं ले पा रही है? बमुश्किल चल नहीं पा रही है, गलत। वो बोल नहीं पा रही है, गलत। वो कुछ देख नहीं पा रही है, जी नहीं। बमुश्किल सांस नहीं ले पा रही है, जी, ये होना चाहिए ले पा रही है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। दोस्तों, आपने ये देखा कि इस पैराग्राफ के अंदर 121 से लेकर 128 तक सवाल पूछे गए। टोटल सवाल कितने थे पहला पैराग्राफ में? 8 में 6 सवाल पैराग्राफ से, 2 सवाल ग्रामर से। फिर आपने देखा कि 129 से लेकर आपको 135 तक सवाल पूछे गए। चूंकि 135 है तो टोटल सवाल इसमें कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। अब दोस्तों, इस 7 के अंदर आपने देखा, चूंकि 8 तो ऊपर हो गया, है ना, जी। 7 में आपने देखा 5 जो है वो आपके पैराग्राफ से थे, 2 आपके ग्रामर से थे ना। 2 किससे थे? ग्रामर से थे। तो गोया कि पता ये चला कि 4 क्वेश्चन मुझे ग्रामर से पूछा गया। 4 क्वेश्चन किससे पूछा गया है? ग्रामर से पूछा गया है, जी। पहले तो असल में 2 ही 3 पूछा जाता था, जी। तो पहले तो 2-3 ही पूछा जाता था, लेकिन अब जो है ना 4 क्वेश्चन मैं देख रहा हूं। पिछली बार भी पूछा गया है, इस बार भी आपको 4 क्वेश्चन ग्रामर से है। तो इस तरह आप जो है ना पूरा का पूरा 15 का 15 उठा सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा मिस जी। चलिए, अब उसके बाद आगे चलते हैं। अगर आप लैंग्वेज 2 लेते हैं तो इसमें जो है ना 121 से लेकर 135 तक के पैराग्राफ होते हैं, और 136 से लेकर 150 तक, ये टोटल 15 क्वेश्चन ये आपके पेडागोजी के होते हैं। इसमें हो सकता है कि 15 में आपका 14 नंबर आए, 13 आए, 12 आए, 11 आए, 10 आए, ये इसमें हो सकता है। लेकिन ऊपर वाला जो 15 है उसमें 15 में 15 ही होगा। चलिए, अब चलते हैं, यहां से आपको पेडागोजी के सवाल हैं। माजिद और वाजिद जुड़वा भाई है, यानी माजिद और वाजिद जो है वो क्या है? जुड़वा भाई है। और मुन्नी और मणिपुरी की एक खास बोली बोलते हैं, यानी ये दोनों जुड़वा भाई है, और मणिपुर में बोली जाने वाली जो बोली है उसको वो लोग बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं।
लेकिन बातचीत अलग अंदाज में करते हैं। यानी बातचीत जो है ना वो लोग अलग अंदाज में करते हैं। इनके बोली बोलने के मखसूस अंदाज को कहा जाता है बोली कहा जाएगा, बोलने का अमल कहा जाएगा, मणिपुरी कहा जाएगा, और इनफरादी तर्जे कलाम कहा जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ये मिलेगा कि माजिद और वाजिद जो है दोनों जुड़वा भाई है, लेकिन वो मणिपुरी की एक खास किस्म की जो बोली है वो लोग बड़े अच्छे से बोल लेते हैं, ठीक है। लेकिन रियल में जो बातचीत करते हैं ना तो उसकी एक अलग अंदाज होती है। तो जाहिर सी बात है कि दोनों जो बात कर रहे हैं वो इनफरादी ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहा गया कि इसमें वो मणिपुर में थे, वहां की उनकी मादरी जबान थी, तो इसीलिए ये बोली नहीं होगी और मणिपुरी भी नहीं होगी। अब रहा सवाल बोलने का अमल, तो बोलने का अमल ये होता है कि जिस लफ्ज का जो तलफ्फुज हो उसको अपने तलफ्फुज के साथ सही जगह पर क्या करना है, इस्तेमाल करना है। तो यहां ये भी नहीं है, बल्कि ये यहां पर आप देखेंगे तो ये एक अलग अंदाज में करते हैं बातचीत, तो इसीलिए होगा इनफरादी तर्जे कलाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आदिल फेले माजी के नहवी व सरफी उसूलों के बारे में जानता है लेकिन सबाक के मुताबिक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वो कौन सी जबान जानता है? यानी ये कह रहा है कि आदिल जो है ना वो फेले माजी के उसूल को जानता है, उसूल को जानता है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। यानी जान लीजिए कि हम उसूल नियम जानते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए में है अमली तरीकों की मालूमात, तौज़ीही जबान, मालूमात का इतलाक, जबान के इक्तिसाब का आलाए कार। दोस्तों अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो है ना इक्तिसाब उस सूरत में होता कि जब इसको फितरी तौर पर हासिल किया जाता, तो इसलिए ये तो होगा नहीं। मालूमात का इतलाक ये होता कि जो जानता है उसको वो इस्तेमाल करता, इसलिए ये भी नहीं होगा। अमली तरीकों की मालूमात ये हुआ कि जो जान रहा है उसमें वो बातचीत कर रहा, तो अमलन तो नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि वो फेले माजी की नहव भी जानता है, सर्फ भी जानता है। नहव होता है जिसमें जुमलों की बयान होती है, बात होती है, और सर्फ होता है जिसमें लफ्ज कैसे बना उस पर बहस की जाती है। तो गोया के एक लफ्ज के यानी फेले माजी का वो डिटेल जान रहा है, तो इसीलिए ये होगा आपका तौज़ीही जबान। कैसी जबान हो जाएगी? तौज़ीही जबान। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आमोजगार उसको इसको समझे और इस पर अमल करते हैं, उसको समझे और उस पर अमल करते हैं कि जबान एक निजाम के तौर पर काम करती है। जैसे हमने आपको बताया कि जबान की 4 महारत है, कौन कौन सा? LSRW। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि सुनना होता है पहले, उसके बाद बोलना होता है, उसके बाद पढ़ना होता है, और उसके बाद लिखना होता है। ठीक है, तो यह कहा जा रहा है कि आमोजगार इसको समझ के और इस पर अमल करते हैं कि जबान एक निजाम मुनज़्ज़म। मानी इसका यह हुआ कि दोस्तों ये सब एक साथ चलते हैं, यानी चारों के चारों जो प्रक्रिया है वो एक साथ चलती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है कि ये अंतः संबंधित है। क्या कहा गया है? अंतः संबंधित है। तो अब यह चीज कहा गया कि आमोजगार यानी अधिगम करता इसको समझे और इस पर अमल करते हैं कि जबान एक निजाम मुनज़्ज़म के तौर पर काम करती है, यानी एक साथ काम करती है। तो यह कहना कि ये हिकमत अमली की महारत नहीं, तरसीली महारत तो हुआ कि बातचीत हो, ये तो है नहीं यहां पर। समाजी लिसानियात ये हुआ कि जो समाज में बातचीत हो रही है वो जबान इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में बात नहीं हो रही है, बल्कि यहां पे देखिए निजाम कुल की महारत। निजाम कुल की महारत यही हुआ कि अंतः संबंधित है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7वीं जमात का उस्ताद चाहता है कि उसके तलबा थोड़ा सा पढ़ें और मतन में बयान किए गए लोगों और कम्युनिटी की ताकत और तशख्खुस को समझ लें। उस्ताद तलबा में क्या फरोग देना चाहता है? तनकीदी खानदगी
और तज्जियाती मुताला, अदबी महारतें और जबान की खानदगी। यानी ये कहा जा रहा है कि 7वीं जमात का एक उस्ताद है, वो ये चाहता है कि उसके तलबा थोड़ा सा पढ़ें, यानी बहुत ज्यादा ना पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन क्या है कि मतन में बयान किए गए लोगों और कम्युनिटी की ताकत और तशख्खुस को समझें। यानी जो पढ़ा है उसको समझें, उसके परिवेश को जानें। तो दोस्तों यही होता है समालोचनात्मक पठन। समालोचनात्मक पठन का मतलब यह हुआ कि सबको समझकर आगे चलना। समझ गए आप? तो अब ये जो है कि थोड़ा सा पढ़ें और मतन में बयान किए गए लोगों और कम्युनिटी की ताकत और तशख्खुस को समझें, तो ये जबान की खानदगी भी नहीं होगी, अदबी महारत भी नहीं होगी। तज्जिया तो हो नहीं रहा है कि जो पढ़ा है उसको कंपेयर करना है, बल्कि ये आपका होगा तनकीदी खानदगी, जिसे कहा जाता है समालोचनात्मक पठन। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, अकबर पैदाइश से ही उड़िया जानता है। यानी अकबर जो है ना, जो पैदा हुआ वो पैदाइश से ही उड़िया जानता है और उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है। इस बयान की बुनियाद पर तय करें कि दर्जे झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। यानी एक अकबर नाम का लड़का है, वो उड़िया जानता है पहले से ही, पैदाइशी। तो गोया के उड़िया जो है वो उसकी क्या हो जाएगी, वो उसकी मादरी जबान हो जाएगी। ठीक है, और मादरी जबान का क्या होता है, तो इक्तिसाब होता है। अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है, तो चूंकि ये पढ़ा है तो अंग्रेजी और हिंदी क्या होगा उसका दूसरी जबान, तो इसकी क्या हो जाएगी, आमोजिश हो जाएगी। इस बयान की बुनियाद पर तय करें कि दर्जे झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, यानी गलत है। पहला यह कहा कि हिंदी की आमोजिश जबान है, तो बिल्कुल सही बात है कि उड़िया उसकी मादरी जबान है तो उसका इक्तिसाब किया, लेकिन अंग्रेजी और हिंदी वो सीखा तो उसकी आमोजिश हुई। तो ये वाली बात सही है। हमें गलत को बताना, अंग्रेजी की आमोजिश जबान की आमोजिश है, बिल्कुल सही है कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों की उसने आमोजिश की है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अंग्रेजी जबान की आमोजिश इक्तिसाबी है। ये कहा जा रहा है कि इक्तिसाब का मतलब क्या हुआ, इक्तिसाब का मतलब हुआ अर्जन। और इक्तिसाब या अर्जन जो है ये दोस्तों एक फितरी अमल है, यानी कि इसमें हम मादरी जबान को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। तो हमें कहा जा रहा है कि अंग्रेजी जबान की आमोजिश इक्तिसाबी है। अंग्रेजी जबान को उसने सीखा है तो उसके अधिगम करेगा, इक्तिसाब नहीं करेगा, इसलिए ये वाली बात गलत है। उड़िया जबान की आमोजिश इक्तिसाबी है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए कि उड़िया जो है वो पैदाइशी जानता, उनकी मादरी जबान है, ये भी सही है। तो सी वाला आपका गलत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर कि आला जाति तरगीब होती है जब, ऑप्शन ए है कि आदमी की जबान के बोलने वालों से करीब होने के लिए जबान सीखता है, आदमी अपनी बिरादरी की मजहबी और समाजी प्रोग्रामों में शिरकत के लिए जबान सीखता है, आदमी किताब लिखने के लिए जबान सीखता है, आदमी कायदे के गर्ज से जबान सीखता है जैसे कि मुलाजिम। क्या कहा गया है कि आला जाति, क्या आला जाति जबान होती है जी, क्या पूछा गया है, आला जाति जबान होती है जी। जी, तो देखिए अगर हम इसमें ये देखते हैं, आपको ये लग रहा होगा कि आला जाति तरगीब होती है जब, आला जाति ये कहना कि आदमी की जबान के बोलने वालों से करीब होने के लिए जबान सीखना, जी नहीं, ये गलत है। आदमी अपनी बिरादरी, ये भी आपका क्या है, गलत है। आदमी किताब लिखने, ये भी गलत है, बल्कि आदमी कायदे की गर्ज से जबान सीखता है जैसे कि मुलाजिम, ये आपका हुआ आला जाति तरगीब, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, यहां पर एक मतन दर्ज किया जा रहा है, यानी एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ यहां से है, ठीक है। मालूम कीजिए यह मतन जबान की किस
मखसूस किस्म की नुमाइंदगी कर रही है। यानी ये पैराग्राफ जो है किसके मखसूस नुमाइंदगी कर रही है? ऑप्शन ए में है, इनकलाब के बाद यह तब्दीली अचानक मुमकिन नजर करने लगी कि एशिया और यूरोप समेत दुनिया के अक्सर इलाकों में इनफिरादी हुकूक और समाजी इख्तिदार पर काबिज लोगों के बारे में बातचीत शुरू हो गई। हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय और डियावजी ने फ्रांस से इनकलाब की अहमियत के बारे में बातचीत शुरू कर दी। इसके बदले तो आबादियों में हुई पेशरफ्त ने समाजी तब्दीली के तसव्वुरात को नई शक्ल अता की। सियासी जबान, समाजियाती जबान, इनकलाबी जबान और साइंसी जबान। यानी आपको यह बताना है कि ये जो पैराग्राफ है ये कैसा है। जैसे कल आपको एक दस्तूर हिंद का दिया गया था कि सब दस्तूर हिंद में सबको जो है ना एक बराबर दर्जा दिया गया है, लेकिन अदम मसावात देखा जाता है, हकीकत में कुछ और है। तो ये सब क्या है दोस्तों? आपके समाजियाती जबान होगा, यानी समाज से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला, 8वीं जमात का उस्ताद साबिर ये अफसोस करता है कि जबान के अंदाजा कद्र में उमूमन वसूली महारतों को अहमियत नहीं दी जाती है। वसूली महारतों से उसका क्या मतलब है? हमने आपको बताया था कि जबान की 4 महारत है, LSRW। सबसे पहले सुनना, उसके बाद आपका बोलना, उसके बाद आपका पढ़ना और उसके बाद आपका लिखना। ये 4 महारत है जबान की। दोस्तों इसमें हमने आपको यह बताया था कि 4 महारतों में सुनकर और दूसरा पढ़कर हम दूसरों की बातों को समझते हैं, इसीलिए इसे कहा गया है अखजी महारत, या इसे कहा गया है तहसीली महारत, या इसे कहा गया है उसूली महारत। और हम दूसरों की अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं बोलकर या लिखकर, इसीलिए बोलना और लिखना को क्या कहा गया है? तख्लीकी महारत कहा गया है। तो हमें जो है ना दोस्तों यहां पे उसूली महारत में क्या क्या आएगा? तो बोलना और पढ़ना तो नहीं आएगा, सुनना और पढ़ना, हम सुनकर और पढ़कर दूसरों के ख्यालात जज्बात को समझते हैं, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला, सुनने के ऊपर से नीचे के एप्रोज शामिल है। एप्रोज कहते हैं कि जो उपागम, यानी कौन सा ये है जो ऊपर से नीचे। देखिए, अगर पहले आप आवाज सुनते हैं, फिर आप हर्फ सुनते हैं, फिर आप लफ्ज, फिर आप जुमला, फिर आप कहानी, फिर आप नज्म, तो ये आपका होता है नीचे से ऊपर। क्या होता है? नीचे से ऊपर। और यही अगर उल्टा हो, पहले जुमला हो या कहानी हो या कोई मवाद हो, तो ये ऊपर से नीचे। तो हमें यह कहा गया है कि ऊपर से नीचे के अप्रोच शामिल है। ऊपर से नीचे पूछा गया, नीचे से ऊपर नहीं। तकरीर, मतन या ऑडियो के खुलासे को सुनना, यानी किसी भी तकरीर या मतन या ऑडियो के खुलासे को सुनना। यहां पे लेकिन आप समझिए क्या कह रहा, ऊपर से नीचे। तकरीर, मतन या ऑडियो के मजमूई पैगाम को सुनना, यानी पूरे को सुनना, हर आवाज, लफ्ज, जुमले और फिक्रे। तो देखिए, आवाज है, लफ्ज है, जुमला है, फिक्रा है, ये तो नीचे से ऊपर हो गया। मखसूस तफासिल की तरफ तवज्जा देना। तो आपको इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि दोस्तों ऊपर से नीचे होना चाहिए। तो अगर यह कहते हैं कि तकरीर, मतन या ऑडियो के खुलासे को सुनना, खुलासे का मतलब हुआ कि पूरा को आपने नहीं सुना बल्कि उसके समरी को सुन रहे हैं। तकरीर, मतन या ऑडियो के मजमूई पैगाम को यानी पूरे को सुनना, तो यही होगा ऊपर से नीचे, चूंकि इसमें पूरा जुमला आ जाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 यानी कि NEP 2020 की वकालत करता क्लास की जबान को पढ़ने के हवाले से दर्ज झैल में से कौन दुरुस्त है?
क्लासिकी जबान जिसे हम लोग शास्त्रीय भाषा कहते हैं, और याद रखिएगा 2024 से पहले कुल जो शास्त्रीय भाषा थे वो दोस्तों टोटल जो जिसको मान्यता मिली हुई थी वो 6 था, लेकिन 2024 में 5 और भाषाओं को शास्त्रीय का दर्जा प्राप्त हुआ। इस तरह अभी के दौर में जो कुल शास्त्रीय भाषा है वो टोटल 11 है। कितने हैं? 11 हैं। 2024 से पहले 6 था, ठीक है, अभी 11 है कुल। अब आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है कि एनईपी 2020 क्लासिकी जबान को पढ़ने के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है एनईपी 2020 के बारे में। तो पहला यह है कि से लिसानी फॉर्मूले के तहत एक मुतबादिल के तौर पर क्लासिकी जबान को पढ़ना, यानी यह कहा जा रहा है कि एक जबान के बिल्कुल ऑपोजिट में एक क्लासिकी जबान को पढ़ना। इब्तिदाई सतह पर क्लासिकी जबान पढ़ना, इब्तिदाई सतह पर तो मादरी जबान की बात की गई है, तो यह दोस्तों आपका क्लासिकी जबान नहीं होगा। सानवी सतह पर एक को जबान के तौर पर क्लासिकी जबान को पढ़ना, या सानवी सतह पर एक इजाफी मुतबादिल के तौर पर क्लासिकी जबान पढ़ना, बिल्कुल सही है कि से लिसानी फॉर्मूला में सबसे पहले आपका होता है मादरी जबान, उसके बाद आपका दूसरा होता है इलाकाई जबान या फिर रियासती जबान, और जो तीसरा आपका होता है वो होता है गैर मुल्की जबान जैसे कि अंग्रेजी। लेकिन यह कहा गया कि सानवी सतह पर एक इजाफी मुतबादिल के तौर पर क्लास की जबान को पढ़ना, यानी जब आप अपर प्राइमरी में जाते हैं तो तब मुतबादिल के तौर पर क्लास की जबान को पढ़ना, यह बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, जबान के क्लासरूम में प्रोजेक्ट का खाका तैयार करने और करने में कौन कौन से मराहिल शामिल होते हैं, यानी किसी प्रोजेक्ट का जब आप खाका तैयार करते हैं तो उनमें कौन कौन से मराहिल शामिल होते हैं, यानी कौन कौन से मरहला होता है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो? ग्रुप बनाते हो, क्योंकि आप प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मौजू का इंतखाब करते हैं कि किस मौजू पर हमें प्रोजेक्ट का तैयार करना है। मंसूबा बनाते हैं, फिर एदादो शुमार, ये शुमार जो है ना बड़ी शीन से होगा। फिर आप जी नोट्स को इकट्ठा करते हैं, फिर एदादो तकसीम करते हैं, फिर मसौदा तैयार करना और रिपोर्ट को हतमी शक्ल देना। तो ये ऊपर वाला जो है ना बिल्कुल परफेक्ट है, ये सही है, यही आपका सही होगा। बाकी देखिए यहां उस्ताद तलबा अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोजेक्ट के काम का ये होगा नहीं। ग्रुप बनाना, मंसूबा बनाना, एदादो शुमार जमा करना, एदादो शुमार की तफहीम, यही आपका गलत हो गया यहां पर, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला 146 सेम क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। 147 में कहा गया कि दर्जे झैल में से कौन जबान के बारे में दुरुस्त नहीं है। किसके बारे में? जबान के बारे में कौन दुरुस्त नहीं है? पहला यह है, जबान तारीख का खजाना है। जबान जी किरदार के कुल मालूमात में मुआविन होती है। जबान जी कुछ जबानों में सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग की तरसील बेहतर तौर पर हो सकती है। जबान से तशख्खुस का इजहार होता है। एक जो है ना बी वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है उसको एक मिनट बता देते हैं, रुकिए एक मिनट। 147 नंबर में जो बी है, जबान कुर्दी के कुल मालूमात, जी ये जो है आपका क्या होगा? जी देखिए इसमें जो है ना कि जबान तारीख का खजाना है, बिल्कुल सही है कि आप तारीख के कैसे पता करते हैं, तो इसी से करते हैं। जबान कुर्दी के कुल मालूमात में मुआविन होती है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना कि कुछ जबानों में सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग की तरसील बेहतर तौर पर हो सकती है, यानी तरसील का मतलब बातचीत, के कुछ जबान में केवल साइंस और इंजीनियरिंग की बात होती है, बाकी और नहीं हो सकती है। तो ऐसे भी जो सिर्फ है ये निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये गलत होगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा? राइट होगा। हमें गलत ही बताना है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि वह 5 जो किस फर्द की मखसूस खामियों और खूबियों का निशानजद करे, करने के मकसद की, अच्छा रे वो 5 नहीं होगा, ये जांच होगा। ओहो क्या लिखा है,
वह जांच जो किसी फर्द की मखसूस खामियों और खूबियों को निशानजद करने के मकसद से की जाती है, उसे कहते हैं। यानी देखिए, किसी की कमी को पता लगाने के लिए जो जांच होता है, आपको बताया गया था कि जांच जो है, अंदाजा कदर जो है, वो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है आपका तामीरी या फिर तश्कीली, दूसरा आपका होता है तकमीली, तीसरा आपका होता है तशखीसी। तो ये तो आपका दौरान क्लास होता है, ये इख्तिताम पर होता है, और तशखीसी आपकी कमी यानी आपके खला को। तो वही न है कि वह जांच जो किसी फर्द के मखसूस की खामियों और खूबियों, तो ये क्या कहलाएगा? तशखीसी जांच। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। दस्तूरे हिंद अंग्रेजी जबान का क्या मर्तबा मुतय्यन किया गया है? मुआविन सरकारी जबान, गैर मुल्की जबान, कानूनी इदारों की जबान, कामकाज की जबान। देखिए, दस्तूर हिंद के मुताबिक जो अंग्रेजी जबान है ना, वो एक सहायक सरकारी जबान है जी। तो इसीलिए आपका होगा मुआविन सरकारी जबान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7वीं जमात का उस्ताद अपने तलबा को किसी शख्स की तफसील बयान करने वाली तहरीर का काम देना चाहता था, यानी किसी की तफसील बयान करने के लिए, और वो क्लास से बाहर जाता है और एक खांचा फरोश को उसके डलिया के साथ अंदर क्लासरूम में ले आता है और उसे 7 मिनट तक वहां खड़ा रहने के लिए कहती है और तलबा से जोड़ों में काम करने और उस खांचा फरोश की तफसील लिखने के लिए कहती है। इस सरगर्मी में खांचा फरोश की हैसियत क्या है? खांचा फरोश है, सरगर्मी में शामिल शख्स है, मुआविन है, या तदरीसी मुआविन है? यानी ये कहा गया कि वो खांचा फरोश जो है वो क्या होगा। देखिए, तदरीसी मुआविन तो वो होता है कि जो आपको किसी जबान को सीखने में आपकी मदद करे, लेकिन वो जो खांचा फरोश है वो एक तरह का मवाद है, मटेरियल है, चूंकि उसी पर सारे डिस्कशन हो रहे हैं, इसीलिए आपका होगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का उर्दू और पेपर 1 का हिंदी प्लस में उर्दू दोनों कंप्लीट हो गया है। पेपर 2 का उर्दू हुआ है और हिंदी बचा हुआ है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उसको करा देंगे। बाकी बताइए कि आज का ये क्लास आपको कैसा लगा, और जिन लोगों ने अब तक सीटेट का क्लास नहीं लिया है वो ले लें। दूसरी बात यह है कि कल फ्राइडे है, आप लोगों का बोला गया था कि 9वां टेस्ट लगाना है, लेकिन वो टेस्ट नहीं लग पाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज रात में उस टेस्ट को किसी भी हालत में आपको लगा दिया जाएगा ताकि वो टेस्ट आप कल तक दे पाएं। ठीक है, बाकी दोस्तों इसके बाद आपके जो चैप्टर्स बाकी हैं उर्दू के अंदर, उसको और 1 शॉट में पूरे पेडागोजी 1 शॉट यानी 1 लाइनर में जो हार्ड वर्ड होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, है ना, ये सब आपको करा दिया जाएगा ताकि आप अच्छे ढंग से उसको याद कर पाएं, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, और